हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 फिजिक्स पाठ नंबर 1 इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को लेकर आए हैं। तो पहली हेडिंग इसमें क्या है? वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम जानेंगे। वैद्युत आवेश क्या है, इसका गुण क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो वैद्युत आवेश जो आपका होता है कि आज से 2500 वर्ष पहले भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक वैज्ञानिक ने जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे तिनके, कागज़, ईटीसी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। जो आपके वैज्ञानिक दार्शनिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो उनमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज़, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। उसके बाद 2000 वर्षों तक इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। किनकी बातों पर? दार्शनिक थेल्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1600 वर्ष में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट 1600 में जब इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के दौरान यह पाया कि अंबर जैसे अनेक पदार्थ हैं जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि कांच हो गया, आपका रेशम हो गया, बिल्ली की खाल हो गया, आबनूस हो गया, को रगड़े जाने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यही आकर्षित करने का गुण ही वैद्युतमय कहलाता है। फिर समझिए, जब 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक थेल्स ने जब अंबर को ऊन से रगड़ा तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। हल्की वस्तुएं मतलब जैसे तिनका, कागज़ आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार 2000 वर्षों तक इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। 2000 वर्षों तक इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। बाद में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने यह अपने प्रयोगों के दौरान यह पता लगाया कि अंबर की तरह अनेक पदार्थ हैं जैसे आबनूस, कांच को हल्की वस्तुओं से रगड़े जाने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो पदार्थ क्या हो जाता है? वैद्युतमय कहलाता है। वैद्युतमय कहलाता है। तो एक इसको आप लोगों को लिखना जरूरी है। लिख लीजिए कि किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर, किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। अतः वैद्युतमय पदार्थ को
अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो वैद्युतमय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। मैंने क्या समझाया कि आज से 2500 वर्ष पहले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अपने प्रयोग के दौरान जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो वह अंबर अनेक छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। उसके बाद 2000 वर्षों तक इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने जब अपने प्रयोगों के दौरान पाया कि अंबर की तरह आबनूस, कांच, रेशम को रगड़े जाने पर या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यही गुण क्या कहलाता है? वैद्युतमय कहलाता है। यही गुण क्या कहलाता है? वैद्युतमय कहलाता है। उसके बाद कि किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया, अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे आप लोग कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को, एक हेडिंग और लिख लेंगे इसी में, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। और एक बात आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि इसको याद करके रख लीजिए, क्योंकि हम सवाल लगाएंगे तो आगे इसका जिक्र होगा, हर जगह या पूछा जाएगा। नोट में लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। नोट क्यू बराबर यानी और क्यू बराबर IT। अब जब हम सवाल लगाएंगे तो इनका जिक्र करेंगे। जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल को आवेश कूलाम कहते हैं। ये क्या है? वैद्युत आवेश। क्यू बराबर IT। वैद्युत आवेश क्यों बराबर क्या होता है? IT। इसके बाद मैं आपको अगली हेडिंग पढ़ाऊंगा। अगली हेडिंग है धन तथा ऋण आवेश या आवेश के प्रकार। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग आवेश के प्रकार। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग आवेश के प्रकार। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे से पढ़िए। तो आवेश के प्रकार हम हेडिंग डालेंगे आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धन आवेश। नंबर 2 ऋण आवेश। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? धन आवेश। तो धन आवेश क्या है इसको हम समझाएंगे आप लोगों को। धन आवेश क्या है इसको हम समझाएंगे। जल्दी हेडिंग डालिए आप लोग, डाल लीजिए कापी में, तुरंत लिखते रहिए। धन आवेश। धन आवेश लिखेंगे किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धन आवेश
कहते हैं। अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लेंगे ऋण आवेश। क्या डालेंगे? ऋण आवेश। उसके बाद मैं आपको सब समझा दूंगा। अब लिखेंगे किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। इन्होंने कहा कि धन आवेश किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धन आवेश और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा हम लोग लिखेंगे कि नोट लिख लीजिए, तुरंत नोट लिखिए। यहाँ नोट लिखिए, उसके बाद फिर इसकी कहानी मैं आगे बढ़ाऊं। देखिए नोट। सजातीय या सामान आवेश। देखिए सजातीय या सामान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कहने का आशय यही है, इनको समझिए। जब सजातीय या सामान आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कहिए प्लस ये दोनों क्या हैं? आपके सजातीय, या माइनस ये दोनों क्या हैं? सजातीय। तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। विजातीय या विपरीत, या माइनस या प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जो सजातीय या समान आवेश होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगते हैं। विजातीय या विपरीत आवेश जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कि हाँ थोड़ा पढ़ेंगे, इनको हम मिटा देते हैं, इनका काम खत्म हो गया। देखिए फिर समझिए, सजातीय या समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगते हैं। अगर विजातीय आवेश प्लस या माइनस आ जाता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कि उसको आप लोग लिखेंगे तुरंत अपनी कॉपी में, हेडिंग डालेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखेंगे, देखिए ए आपकी क्या है? कांच की छड़। ए कौन सा है? रेशम की छड़। ए कौन सा है? कांच की छड़। कांच की छड़ बनाते रहिए। ए प्लस उत्पन्न करेगा, ए प्लस उत्पन्न करेगा, ए माइनस उत्पन्न करेगा, ए माइनस उत्पन्न करेगा, ए माइनस उत्पन्न करेगा। चलिए बना लीजिए, जल्दी बनाइए। देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर प्लस आवेश और रेशम की छड़ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है।
जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर प्लस आवेश और रेशम की छड़ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब आप लोग ऐसे बना लीजिए, बनाने के बाद इसी के नीचे लिखिए। तो हम लिखेंगे कि जब कांच की दो छड़ को जब कांच की दो छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो दोनों छड़ों को पास पास लाते हैं तो ये छड़ एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। क्या होता है? दूर हट जाते हैं। बात समझिए। जब देखिए प्लस और प्लस को जब हम कांच की छड़ को पास लाएंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे? दूर हट जाते हैं। क्योंकि ये छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अभी मैंने बताया अगर आपका सजातीय या समान आवेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। वही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ पर रगड़ा जाता है तो रेशम पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश, माइनस आवेश। और कांच की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? प्लस आवेश। कांच की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? प्लस आवेश। फिर मैंने लिखा जब कांच की दो छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो दोनों छड़ों को पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं क्योंकि ये छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसके नीचे फिर आप लोग बना के लिखेंगे कि एक और बना के लिख लीजिए। चलिए अब इन्हीं को मैं दूसरा बना देता हूँ। चलिए बना के लिखेंगे कि अब इनको मैं मिटा दे रहा हूँ। इनको मैं क्या कर रहा हूँ? मिटा दे रहा हूँ। नहीं, ये आपका ही रहेगा। अब यहाँ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए ये जो आपका है बिल्ली की खाल, ये क्या है? बिल्ली की खाल। ये क्या है आपका? आबनूस की छड़। ये क्या है आपका भैया? आबनूस की छड़। ये क्या है? आबनूस की छड़। अब यहाँ माइनस उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस उत्पन्न हो जाएगा। इनको मिटा ही दीजिए, पुनः लिख देते हैं। देखिए फिर वही कंडीशन आ गई कि जब दो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर माइनस आवेश और बिल्ली की खाल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग इसके नीचे लिखेंगे कि जब आबनूस की दो छड़ को
बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो रगड़ा जाता है तो रगड़ा जाता है तो रगड़ा जाता है तो ए क्षण रगड़ा जाता है तो इन छड़ों को पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर हट जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से दूर हट जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, तो अगला जो बना, तो देखेंगे। इससे पहले मैंने जब बताया कि जब दो कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, क्योंकि रेशम की छड़ पर माइनस आवेश होता है। उसके बाद फिर मैंने दो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो आबनूस की छड़ क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, और बिल्ली की खाल क्या हो गई? धनात्मक हो गई। तो एक दूसरे को क्या कर दिया? प्रतिकर्षित कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल को रगड़ा, उसके बाद कांच की छड़ रेशम की छड़ से रगड़ा। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो आबनूस की छड़ पर ऋणात्मक आवेश और बिल्ली की खाल पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार जब मैंने कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा तो रेशम की छड़ पर माइनस आवेश और कांच की छड़ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। उसके बाद फिर मैंने लिखा इसी के हिसाब से यहाँ कि यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से और कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ने के बाद जब आबनूस की छड़ को रेशम की छड़ के पास लाते हैं, क्या करते हैं? पास लाते हैं, तो ये एक दूसरे को निकट खींचती हैं, अपने पास खींचती हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है और प्लस और माइनस का रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को पास खींचती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। उसके बाद आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे कि मूल आवेश, फंडामेंटल ऑफ चार्ज। क्या हेडिंग डालेंगे? मूल आवेश। तो अगली हेडिंग पड़ेगी आप लोगों को कोई मूल आवेश। हेडिंग डाल लीजिए मूल आवेश। हेडिंग आप लोग डालेंगे मूल आवेश। चलिए हेडिंग डाल लीजिए मूल आवेश, फंडा FUNDA, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज लिखेंगे किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है
उसे मूल आवेश कहते हैं। इनके कहने का आश्रय यही है कि किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश, एकदम हल्का आवेश रह सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो जो मूल आवेश होता है आपका, उसे स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित यानी व्यक्त करते हैं। तो मूल आवेश ई बराबर होता है, मूल आवेश ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। क्या होता है, 19 कूलाम होता है। क्या होता है, 19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगली हेडिंग क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। हेडिंग डालेंगे आप लोग वैद्युत आवेश का संरक्षण। हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको हम बताएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो मैंने लिखा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। ये तो पहली परिभाषा हो गई। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसकी एक परिभाषा और है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसे वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे आप लोगों को कि डाल लीजिए आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। चलिए, तो आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिसिटी। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। क्या कह रहा है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। किसी आवेशित कण पर आवेश +E +2E +3 +4E +7E डॉट हो सकते हैं। तो अर्थात E बराबर +E +2E +3 डॉट। लेकिन जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए Q डज नॉट E/2, Q डज नॉट E/3 और Q डज नॉट E/7, यानी कि भिन्न में नहीं हो सकता है। जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -E होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है +E होता है, और अल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है वो +2E होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है +2E होता है। तो आपको और आवेश का जो मान E होता है, आवेश का मान E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इसके बाद मैं अगली वीडियो कल आप लोगों को बताऊंगा, तो आपका कंटिन्यू वीडियो चलेगा कूलाम का नियम, इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से यही आश्रय है, यही निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आप लोगों के समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।